सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, जो कि किसका है? धनराज। यह एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू। हाँ जी, हाँ, साक्षात्कार इंटरव्यू को कहते हैं। जो दो व्यक्तियों के बीच विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे साक्षात्कार कहते हैं। इसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता है और कई व्यक्ति भी हो सकते हैं, और जिनका वो साक्षात्कार लेते हैं यानी इंटरव्यू लेते हैं वो भी एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पर जो है वो हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, हमारे देश के हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले का साक्षात्कार कौन ले रहा है? विनीता पांडे। उनका इंटरव्यू ले रही हैं विनीता पांडे। जब धनराज पिल्ले 35 वर्ष के थे तब 2003 में विनीता पांडे ने उनका इंटरव्यू लिया, तो उसी इंटरव्यू के यहाँ पर कुछ अंश संपादित किए गए हैं। तो आइए विनीता पांडे द्वारा लिए गए साक्षात्कार जो कि उन्होंने धनराज पिल्ले का लिया था उसको देखते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। अब विनीता उनका इंटरव्यू ले रही है, देखिए क्या पूछते हैं। पहले विनीता पहला प्रश्न क्या करती है? खिड़की। पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो विनीता का पहला प्रश्न क्या है कि खिड़की, जो कि पुणे की ही एक जगह है, वहाँ पे वो जो धनराज जी हैं वो एक वहाँ की तंग गलियों में एक छोटे से मकान में वहाँ पर रहते थे। तो पूछ रही है कि वहाँ से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स, अब वो कहाँ रह रहे हैं? मुंबई में उनके पास एक बहुत शानदार फ्लैट है जो कि कहाँ पे है? हीरानंदानी पवई में है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो वहाँ से वहाँ तक का जो आपका सफ़र है बहुत ही लंबा और बहुत ही कठिनाइयों वाला रहा। तो उस सफ़र के बारे में आप हमें कुछ बताइए। अब धनराज जी उसका क्या उत्तर देते हैं, देखते हैं। बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे। धनराज जी क्या कहते हैं कि हम बहुत गरीब थे, हमारा बचपन जो था वो बहुत अधिक कठिनाइयों में बीता। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते बड़े भाई हॉकी खेलते थे तो मेरे को भी इसका क्या हो गया? शौक हुआ। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। तो इतने अधिक वो गरीब थे कि उनकी हैसियत हॉकी स्टिक खरीदने की भी नहीं थी। इसीलिए वो क्या करते थे? अपने साथियों की स्टिक उधार मांग कर काम चलाते थे। और उनके साथियों ने कब देते थे अपनी हॉकी स्टिक? जब वो खेल चुके होते थे, यानी जब उनके साथी हॉकी खेल चुके होते थे तब वो उनको हॉकी देते थे। और इसके लिए धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था कि कब वो खेल के हटेंगे और कब मुझे हॉकी स्टिक मिलेगी। मुझे अपनी पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, यानी उनके बड़े भाई का जब सिलेक्शन हो गया भारतीय नेशनल कैंप के लिए, तब उन्हें अपनी पहली हॉकी स्टिक मिली। वो भी किसकी मिली? अपने बड़े भाई की। उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक धनराज जी को दे दी, क्योंकि उन्हें तो नई स्टिक मिलनी थी वहाँ पे, है ना। और धनराज जी क्या कह रहे हैं कि वो स्टिक भले ही नई नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी, उस पर मेरा अपना अधिकार था। अब मुझे अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यह सोचकर वो बहुत खुश हुए। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। सबसे पहले उनका जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में कब सिलेक्शन हुआ? 1985 में। और कहाँ खेला उन्होंने? मणिपुर में। और तब वो सिर्फ 16 साल के थे। देखने में एकदम दुबले पतले छोटे बच्चे जैसा उनका चेहरा था। अपनी दुबली कटकाठी यानी दुबले पतले शरीर के बावजूद भी उनका ऐसा दबदबा था कि कोई भी, क्या कह रहे हैं वो, कि कोई भी मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। यानी वो अपने खेल में बहुत अधिक तेज थे, जुझारू थे। वो केवल मैदान में ही जुझारू नहीं थे बल्कि मैदान से बाहर भी वो बहुत अधिक जुझारू थे। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। 1986 में उन्हें किसके लिए चुन लिया गया? सीनियर टीम के लिए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, हमने खूब धूम मचाई। तो दोनों भाइयों ने मिलकर सीनियर टीम के लिए बहुत अच्छा खेल खेला और खूब उनकी धूम भी रही।
इसी के चलते उन्हें यह उम्मीद होगी कि मुझे ओलंपिक 1988 में जो ओलंपिक हुए थे उसके नेशनल कैंप के लिए बुलावा जरूर आएगा, पर वो नहीं आया क्योंकि उनका नाम जो था वो 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था, तो उन्हें बहुत अधिक मायूसी हुई। मगर अगले ही साल क्या हुआ कि ओलविन एशिया कप के कैंप के लिए उन्हें चुन लिया गया और तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अपने बारे में वो बता रहे हैं इस तरीके से कि तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी मैं हमेशा आगे ही बढ़ता गया। और अब तक उन्होंने बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने 1995 में अर्जुन पुरस्कार मिला उन्हें, और 1999 2000 में उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, और सन 2000 में उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। तो उन्होंने कभी भी इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे हमेशा आगे बढ़ते रहे, और आज सभी उनको हॉकी के एक महान खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। तो अगला प्रश्न जो है करने से पहले विनीता जी ने उनके बारे में लिखा है कि धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता जी ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है। उनका व्यक्तित्व कैसा था कि कभी तो आपको वो हंसाता है, कभी रुलाता है। उनकी बातें सुनकर कभी तो हमें हंसी आती है और कभी रोना आता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी होता है, और कभी कभी उन पर गुस्सा भी आता है। जैसे वो बोलते हैं उन पर कभी कभी गुस्सा भी आता है। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के कई रंग हैं और कई भाव। उन्होंने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है, यानी वो बहुत गरीबी में जिए थे, उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था, और अब हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में वो क्या हो गए, आसमान का सितारा बन गए, यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। तो उन्होंने ऐसी यात्रा तय की है। तो आइए अब विनीता जी द्वारा उनसे पूछा गया दूसरा प्रश्न देखते हैं। विनीता जी ने उनसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, अपने स्कूल के दिनों के बारे में कोई किस प्रकार की आपकी यादें जुड़ी हैं उनके बारे में हमें बताइए। तो धनराज जी कहती हैं मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, यानी मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन हो गया, यानी मुझे पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। हाँ, एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता, क्या कह रहे हैं वो कि अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो आज शायद कोई चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस आर्ट्स भले ही ना हूँ कि अगर कोई पढ़ जाता है, अगर साइंस की पढ़ाई करता है तो बीएससी कर जाता है, बैचलर ऑफ साइंस, है ना, और अगर आर्ट्स में पढ़ता है आगे, कला वर्ग में पढ़ जाता है आगे, तो वो बीए कर लेता है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स बन जाता है। लेकिन मैं आज वो पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं अपने आप को क्या कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, कि मुझे हॉकी का बहुत ज्ञान है और मैं अपने आप को बैचलर ऑफ हॉकी कह सकता हूँ। और फिर वो आगे हंसते हुए क्या कहते हैं कि अगर मेरी शादी के बारे में कोई पूछे तो मैं मास्टर ऑफ हॉकी भी मुझे कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो विनीता जी उनसे कर रही हैं कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं। तुनक मिजाज क्या होता है बेटा? तुनक मिजाज होता है जिसकी नाक पर ही गुस्सा चढ़ा रहे, यानी जो थोड़ी थोड़ी बातों पर भी जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए उसे कहते हैं तुनक मिजाज। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो उनसे विनीता जी पूछ रही हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं। तो धनराज जी क्या उत्तर देते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा, कि हमारी माँ ने हमें बहुत अधिक संघर्षों के साथ पाला है। हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ, यानी मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन मेरे मन में कुछ भी नहीं है, और जो मेरे मन में होता है मैं उसे सीधे सीधे कह डालता हूँ, यानी कि अपने मन में उसे नहीं रखता। और अगर मेरी गलती है तो मैं इस पे बाद में पछताता भी हूँ, और क्योंकि मुझसे पहले तो अपना गुस्सा रोका नहीं आता, लेकिन अगर मैंने गलती की है तो मैं उसके लिए लोगों से क्या करता हूँ, माफ़ी भी मांग लेता हूँ। मुझे इसके लिए मैं बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती, भले ही मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। किसके लिए? क्योंकि मुझे बहुत अधिक जूझना पड़ा है। जो मेरे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जो मेरे बचपन में मुझे हर चीज़ के लिए जो मेरे को जूझना पड़ा, उसके कारण ही जो मेरा स्वभाव है वो क्या हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है। लेकिन मैं भावुक इंसान भी हूँ, मैं किसी की कोई तकलीफ़ नहीं देख सकता, और मैं अपने परिवार और अपने दोस्तों की बहुत कदर करता हूँ, और अगर मेरी गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगने में भी शर्म महसूस नहीं करता।
तो विनीता जी अगला प्रश्न पूछ रही हैं कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, कि आपके लिए आपका परिवार क्या है। तो धनराज जी कहते हैं कि मेरा परिवार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मेरे परिवार की मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अपने परिवार में भी मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिली है, अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं अपनी माँ के बहुत नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ चाहे विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले अपनी माँ से बात जरूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। यानी कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कितने मर्जी बड़े हो जाओ लेकिन अपनी प्रसिद्धि पर कभी भी अहंकार मत करना। और मेरी सबसे बड़ी भाभी जो कविता, जिनका नाम क्या है कविता, वो भी मेरी माँ की तरह है। वो भी मेरी प्रेरणा स्रोत रही है, यानी उनसे भी मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिली है। अगला प्रश्न विनीता जी पूछ रही हैं कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली, कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली। तो धनराज जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में दिल्ली आया था। जब मैं दिल्ली आया तब मैंने सबसे पहले क्या देखी, कृत्रिम घास वहाँ देखी। और मुझे याद है कि मेरा एक साथी खिलाड़ी सौम्या और मेरे जो कोच थे कारवालो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के बारे में बता रहे थे कि कैसे इस पर खेलती हैं। और जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं क्या कर रहा था, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। किस लिए छू रहा था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी कृत्रिम घास नहीं देखी थी और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान ने इस कदर तरक्की कर ली है कि कृत्रिम घास, आर्टिफिशियल घास भी उगाई जा सकती है। तो विनीता अगला प्रश्न पूछ रही है कि हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई। तो इसका उत्तर क्या देते हैं धनराज जी कि मेरे पहली कार जो थी वो एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। यानी मेरे पास पहली कार नई गाड़ी नहीं थी बल्कि एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था। यानी कि मैं नामी खिलाड़ी तो बन चुका था, मेरा बहुत अधिक नाम हो गया था, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि जब व्यक्ति का नाम हो जाए तो उसके पास पैसा भी हो। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी टैक्सी में सफ़र कर सकूं, इसीलिए मैं किस में सफ़र करता था, ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की मेरी हैसियत नहीं थी। एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। यानी उसने एक फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची मेरी स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ के बीच में और लिख दिया कि हॉकी का जो महान सितारा पिल्ले है वो अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अब एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। यानी मुझे अब लोकल ट्रेनों में सफ़र नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि जो कुछ भी मैं कमाता था उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। यानी मेरा परिवार बहुत अधिक गरीब था, तो जो भी मेरी कमाई होती थी इन खेलों से उससे मेरे परिवार का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। और धीरे धीरे मैंने पैसे जमा करके, यानी जो विदेश में जो भी मैंने खेल खेले, हॉकी का जो भी खेल खेल के मैंने जो पैसा कमाया उससे अपनी बहन की शादी की और हर महीने में से उसमें से मैं अपनी माँ के लिए पूरे पैसे भी भेजता था। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिसे मैंने 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। यानी जो ये फोर्ड आइकन कार है जो मैंने 2000 में खरीदी थी, यह मेरी खूब मेहनत से खरीदी हुई कार है। विनीता क्या कहती है आगे, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला। तो धनराज जी कह रहे हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे। यानी कि उस समय मुझे जो मैंने हॉकी खेली तो उसके बदले में मुझे क्या मिला कि कुछ रुपए इनाम में मिले, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है, यानी कि आज के खिलाड़ियों को तो बहुत अधिक रुपए मिलते हैं ना, खेलने के साथ शोहरत के साथ साथ बहुत ज़्यादा रुपए आज खिलाड़ियों को मिलते हैं, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। मेरी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति थी, इसीलिए विदेशों में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1964 में पुणे के
भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। तो क्या किया उसने, जो भी उसको कमाई हुई देश विदेश में खेलकर 1964 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। यह घर छोटा जरूर था, क्या कहते हैं कि, लेकिन हमारे लिए काफ़ी था, हम सबके लिए काफ़ी था, मुझे इस पे संतुष्टि थी। और 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में जो एक फ्लैट दिया, वह ऐसा घर था जिसकी खरीदने की हैसियत मुझ में कभी भी नहीं हो पाती, यानी कि यह बहुत महंगा घर था। और अगर सरकार मुझे ये ना देती तो मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा घर नहीं खरीद सकता था। विनीता लास्ट प्रश्न मुझसे पूछ रही हैं कि सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। सेलिब्रिटीज़ यानी जो आज बहुत अधिक चर्चा में है और जिनका आज सभी लोग जिनका सम्मान करते हैं, ऐसे चर्चित व्यक्तियों के साथ, चर्चित व्यक्ति सेलिब्रिटीज़ क्या होते हैं, चर्चित व्यक्तियों के साथ एक ही मंच पर यानी उनके साथ बैठना उठना आपको कैसा लगता है। धनराज जी कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। और जब पहली बार राष्ट्रपति जी हमसे मिले यानी हम उनसे मिले, तब मैंने महसूस किया कि इतने महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो मुझसे मिल रहे हैं, यानी कि मैं कुछ खास हूँ, है ना, मेरी अब कुछ खास जगह हो गई है। और वो जगह किसने दिलाई है मुझे, हॉकी ने। और हॉकी के कारण ही आज मेरी इतनी अधिक प्रतिष्ठा है, इतनी अधिक इज्जत है। तो इस प्रकार धनराज जी ने अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी इंटरव्यू में विनीता जी से बताया वो इस अंश में संपादित है और आपको ये जो पाठ है वो जरूर समझ में आया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।